इस चैप्टर में हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो होगी न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं और फिर उनकी जो उन रिएक्शंस की क्यू वैल्यूज़ क्या होती हैं, और उसके अलावा उस रिएक्शन में और फिर कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें, कुछ एक्साइटेड लेवल्स क्या होते हैं, लेवल विड्थ क्या होती है, लेवल स्पेसिंग क्या होती है, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन से कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होते हैं। तो अगर हम कोई भी एटम है, कोई भी एटम कंसिडर कर लें और उसके ऊपर बॉम्बार्डमेंट करवाएं किसी भी लाइटर पार्टिकल की, कोई भी एटम लें और उस पर हम कोई बम्बार्डमेंट करवाते हैं किसी लाइटर पार्टिकल की, लाइक प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ड्यूट्रॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, गैमा रेज हैं। बम्बार्डमेंट मीन के उसके ऊपर उसको फॉल करवाएं या उसके साथ उसको स्ट्राइक कराएं। तो इसके रिजल्ट में क्या होता है कि यही पार्टिकल्स, इनमें से ही कोई पार्टिकल्स दोबारा जो है वो एमिट हो सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ एक्सपेरिमेंटली रदरफोर्ड ने कंफर्म की हुई है। ठीक है, ये उसका देखें एक्सपेरिमेंटल सेटअप है एक, रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है अल्फा प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन का, यानी कि जो सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन जो हुआ था, जो डिस्कवर हुआ था, जिसकी डिस्कवरी हुई थी, वो था अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन। अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन मीन कि इसमें उसने किसी टारगेट न्यूक्लियाई को, जिस न्यूक्लियाई के ऊपर हमने कोई पार्टिकल फॉल करवाना है, उस न्यूक्लियाई को हम टारगेट न्यूक्लियाई कहते हैं। ठीक है, टारगेट न्यूक्लियाई को उसने अल्फा के साथ स्ट्राइक करवाया और उसके रिजल्ट्स में जो प्रोडक्ट्स बनी, उस प्रोडक्ट्स में से एक जो था वो प्रोटॉन था। तो ये एक्सपेरिमेंटली किया था उसने, ये उसने एक चैम्बर लिया था, इस चैम्बर के अंदर उसने नाइट्रोजन गैस जो है वो फिल की और यहाँ पे उसने क्या करवाया था कि अल्फ़ा रेडिएशन का कोई सोर्स लिया। अल्फ़ा रेडिएशन सोर्स मीन कि ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट जहाँ से अल्फ़ा मिट हों, उस सोर्स को इस चैम्बर के अंदर रखा और जब अल्फ़ा पार्टिकल को पास करवाया नाइट्रोजन गैस में, तो जो भी पार्टिकल एमिट हुए वो इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन से टकराए और उसके बाद उसने माइक्रोस्कोप से उनको ऑब्जर्व किया। तो जो उसकी ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी कि उसने इस एक्सपेरिमेंट में 7.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो अल्फा पार्टिकल था और उसका जो सोर्स था वो पोलोनियम था। ठीक है, सोर्स जिसका जो था वो पोलोनियम था, मतलब कि पोलोनियम में से अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं बाय रेडियो एक्टिव डिके कह लें या डिसइंटीग्रेशन। तो अल्फा पार्टिकल उसमें से एमिट होते हैं और उन अल्फा पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो 7.86 होती है। ठीक है, जब इन अल्फा पार्टिकल को उसने नाइट्रोजन गैस में से पास करवाया तो उसने देखा कि इसमें से बहुत सारे जो अल्फा पार्टिकल हैं वो अनइफेक्टेड रहे, यानी कि वो माइक्रोस्कोप ने उनको डायरेक्टली जो था वो डिटेक्ट किया और कुछ उसमें से स्कैटरिंग यानी डिफरेंट एंगल पे स्कैटर हुए जिसको उसने ऑब्जर्व किया। लेकिन उसमें से कुछ जो थे उसमें उसने आइडेंटिफाई किए कुछ पार्टिकल्स को। ठीक है, और वो पार्टिकल्स थे प्रोटॉन्स। अब ये उसके लिए एक चीज़ थी जिसको उसने कंफर्म करना था कि जब उसने स्ट्राइक जो करवाया है वो अल्फा पार्टिकल्स के साथ करवाया है, तो प्रोटॉन्स उसको डिटेक्शन में, यानी कि माइक्रोस्कोप के साथ जब वो डिटेक्ट कर रहा है तो प्रोटॉन उसको डिटेक्शन में कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ तो उसने देखे अनइफेक्टेड गुजर गए, कुछ जो है वो स्कैटर्ड हुए और कुछ जो है उसने प्रोटॉन ऑब्जर्व किए, यानी कि उनकी बम्बार्डमेंट ने, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट ने कुछ लूजली बाउंड प्रोटॉन को फ्री किया जो कि उसने माइक्रोस्कोप के ज़रिए डिटेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन था और जो प्रोटॉन डिटेक्ट हुए, उनकी जो प्रोटॉन जो डिटेक्ट हुए उनकी जो कंफर्मेशन थी वो ब्लैकेट ने की। ब्लैकेट साइंटिस्ट था जिसने E/m जो रेशियो एक्सपेरिमेंट है, यानी कि चार्ज टू मास रेशियो एक्सपेरिमेंट के जरिए कंफर्म किया कि वो जो एमिटेड पार्टिकल हैं वो प्रोटॉन है। और इस जो एक्सपेरिमेंट को रिएक्शन की फॉर्म जो दी वो इस तरह से दी गई।
जिसको फर्स्ट अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन जो है वो कहा जाता है। अब ये देखें, ये नाइट्रोजन का एटम है और इस पे उसने इसकी कुलयन करवाई है या स्ट्राइक करवाया है अल्फा पार्टिकल के जरिए रिएक्शन की, और जो हमारी प्रोडक्ट्स आई हैं वो एक प्रोटॉन आया और इसके साथ ऑक्सीजन का आइसोटोप आया। ठीक है जी। तो उसने कंक्लूड ये किया कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं उनकी जो इंटरेक्शन है उसने नाइट्रोजन की करेक्टरिस्टिक को चेंज किया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास एक नया न्यूक्लियाई आया इंटरेक्शन से। तो यहीं से उसने न्यूक्लियर एक्शन की जो डेफिनेशन हम देते हैं वो ये कहते हैं कि इंटरेक्शन in which the identity or the characteristic of the struck nucleus is changed is known as nuclear reaction। ठीक है, कि ऐसी इंटरेक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होते हैं, ऐसी इंटरेक्शन जिसमें आइडेंटिटी और यानी कि जो उसकी मतलब अब नाइट्रोजन की आइडेंटिटी क्या है कि इसके एटॉमिक नंबर इसका 7 है और मास नंबर इसका 14 है, जबकि यहाँ पे इसकी आइडेंटिटी के कोई नहीं है। यहाँ पे तो नाइट्रोजन हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे तो एक टोटली न्यू न्यूक्लियाई बन गया, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। तो जिसमें ऐसी इंटरेक्शन जिसमें आइडेंटिटी किसी न्यूक्लियस की और जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेंज हो जाएं, तो इस इंटरेक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी। तो हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसीजर है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टूल है। किसके लिए? न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को जानने के लिए। आज के जो प्रेजेंट एरा में जो हमें न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता हैं, या एनर्जी लेवल्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, या न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने में न्यूक्लियर रिएक्शन का इम्पोर्टेंट रोल है, इम्पोर्टेंट टूल है ये। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, ये तो मैंने आपको वैसे किसकी एग्जांपल दे दी कि जो उसने अल्फा प्रोटॉन रिएक्शन बनाया उसको इस तरह से लिखा है। जनरली कोई भी रिएक्शन है, न्यूक्लियर रिएक्शन है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है। जब भी कोई न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो उसका एक ही पैटर्न होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है। अब इसमें देखें, ये आपके होते हैं रिएक्टेंट्स, यानी कि जो रिएक्शन करते हैं, और जो राइट साइड है इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो हमारे पास प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इस रिएक्टेंट में अगर हम देखें तो जो ए होता है ये हमारा प्रोजेक्टाइल कहलाता है। इसको हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं और इसको हम इंसिडेंट पार्टिकल भी बोलेंगे या इनकमिंग पार्टिकल भी बोलेंगे, डिफरेंट वर्ड यूज़ करते हैं। ये एक्स जो है ये हमारा टारगेट न्यूक्लियाई होता है, और हमेशा जो इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल जो है वो आके टारगेट से स्ट्राइक करता है। हम ये नहीं कहेंगे कि टारगेट जो है वो प्रोजेक्टाइल से स्ट्राइक करेगा, बल्कि हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल जो है वो स्ट्राइक करता है टारगेट न्यूक्लियस के साथ। तो दूसरी तरफ जो बी है, ये इसको हम रिक्वाइलिंग पार्टिकल भी बोलते हैं और इसको हम एमिटेड पार्टिकल भी बोलते हैं। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, मोस्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में ये होता है कि एक लाइटर पार्टिकल किसी न्यूक्लियाई के साथ स्ट्राइक करता है, और जब आपके पास प्रोडक्ट आती है तो प्रोडक्ट में भी एक लाइटर पार्टिकल एमिट होता है और एक न्यूक्लियाई एमिट होता है। ठीक है, तो ये जो बी होता है इसको हम प्रोजेक्टाइल भी बोलते हैं, रिक्वाइलिंग पार्टिकल भी बोलते हैं और एमिटेड पार्टिकल भी बोलते हैं। और वाई जो होगा वो आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई होगा, और क्यू जो होगा वो इस रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी होगी। ठीक है, तो अगर मैं पिछले रिएक्शन पे फोकस करूं तो यहाँ पे एन जो है नाइट्रोजन, ये आपका टारगेट था। अल्फा पार्टिकल जो है वो आपका इंसिडेंट पार्टिकल या प्रोजेक्टाइल है, और ये आपका जो प्रोटॉन है ये आपका बी यानी कि रिक्वाइलिंग पार्टिकल है, और आपकी जो ऑक्सीजन यानी O17 है ये आपका प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है। ठीक है, तो जनरली किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यही मेथड है। ठीक है, अब ये है रिएक्शन को लिखने का वे, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसकी एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, यानी कि जिस तरह आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, तो न्यूक्लियर रिएक्शन को एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक मेथड है, वो ये है। ठीक है, इसी रिएक्शन को अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो इसमें क्या होता है
कि जो आपका टारगेट न्यूक्लियाई और प्रोडक्ट न्यूक्लियाई है, इसको हम ब्रैकेट्स के बाहर लिखते हैं और ब्रैकेट के अंदर आपका जो प्रोजेक्टाइल है और जो रिकॉइलिंग पार्टिकल है उसको हम लिखते हैं। तो ये दूसरा मेथड है जिसको हम कंपैक्ट वे कहते हैं ऑफ रिप्रेजेंटिंग एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल है कि आपके रिएक्टेंट्स सेम रहें और आपके पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट आते जाएं, यानी कि जो ए और एक्स है ये सेम अगर रहें तो बी और वाई जो है वो बहुत डिफरेंट हो सकते हैं। तो ये आगे हम न्यूक्लियर रिएक्शन की जो एग्जांपल्स हैं उसमें देखते हैं। 4.3 देखें। अब आप इन सारे रिएक्शंस को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पे आपका जो रिएक्टेंट्स है वो आपका जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल है दैट इज़ न्यूट्रॉन, और आपका जो टारगेट न्यूक्लियाई है दैट इज़ लेड। ठीक है, तो इन सब केसेस में देखें यहाँ पे भी न्यूट्रॉन और लेड, न्यूट्रॉन एंड लेड, न्यूट्रॉन एंड लेड, और ये सारे इन सब में आपके रिएक्टेंट्स सेम हैं। जबकि आप जब राइट हैंड पे देखेंगे तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट आएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन में देखें रिएक्टेंट्स ये थे तो प्रोडक्ट्स भी आपके ये वाले आए। प्रोडक्ट्स सेम भी आ सकते हैं और प्रोडक्ट्स डिफरेंट भी आ सकते हैं। ये जो इसके साथ ब्रैकेट में लिखा हुआ है एन एन, इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका जो प्रोजेक्टाइल है वो भी न्यूट्रॉन है और जो आपका एमिटेड यानी कि जो आपका रिकॉइलिंग पार्टिकल है वो भी न्यूट्रॉन है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपको यहाँ पे डॉट और डैश नजर आएंगे। यहाँ पे आपको कोई चीज नजर नहीं आ रही। यहाँ का मतलब ये है कि जो आपके रिएक्टेंट्स थे वही आपके प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे भी वही रिएक्टेंट्स हैं और वही प्रोडक्ट्स हैं, बट ये डैश्ड और ये डॉटेड जो है वो रिप्रेजेंट करें कि यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी स्टेट्स में चेंज आई है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो 4.3 है ये आपका स्कैटरिंग, इलास्टिक स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। आपको पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन्स होती हैं या इलास्टिक स्कैटरिंग होती हैं उसमें मैस एनर्जी बोथ जो है वो कंजर्व होते हैं। जो आपकी इन इलास्टिक स्कैटरिंग या इन इलास्टिक कोलिजन होती है तो इसमें आपकी मैस एनर्जी चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैस तो चेंज नहीं हुआ, अलबत्ता यहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़रूर चेंज हुई है, तो इसलिए ये हम इसको इन इलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। अब इन दोनों केस में तो जो आपके रिएक्टेंट्स थे वही आपके प्रोडक्ट्स बने। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ये हैं और प्रोडक्ट्स आपके क्या हैं, थेलियम है 208 साथ प्रोटॉन है। तो इस रिएक्शन में आपके जो पार्टिकल्स हैं वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। नेक्स्ट में देखें, इसमें आपका Hg यानी मरकरी का आइसोटोप है, ये मरकरी और अल्फा पार्टिकल यानी कि हीलियम एमिट होते हैं, इसको हम एन अल्फा रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट में देखें थेलियम है और साथ 1H2 ड्यूट्रियम है, इसको एन-डी रिएक्शन बोलते हैं। और इस केस में देखें Pb आपका यानी कि जो न्यूट्रॉन है Pb उस एब्जॉर्ब होके तो आपके पास लेड का आइसोटोप है, साथ गैमा रेडिएशन एमिट हुई। ठीक है, तो अब आपने देखा है कि इन सब रिएक्शंस में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो सेम हैं जबकि आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट बने। तो फर्स्ट टाइप के रिएक्शंस को हमने क्या बोला, इलास्टिक स्कैटरिंग रिएक्शंस। सेकंड में देखें 4.4, इसको हम इन इलास्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको देखें तो आपके पास प्रोटॉन एमिट हुआ, यहाँ पे आपके पास अल्फा पार्टिकल एमिट हुआ। तो ये वो वाले रिएक्शंस हैं जहाँ पे आपके पास चार्ज पार्टिकल एमिट होते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल एमिशन रिएक्शन है। और ये जो लास्ट वाला है एन गैमा, अब यहाँ पे देखें यहाँ पे कोई आपके पास प्रोजेक्टाइल पार्टिकल नहीं आ रहा बल्कि गैमा रेडिएशन आ रही है, तो इसको हम कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। कैप्चर न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब ये है कि जो आपने अपना प्रोजेक्टाइल पार्टिकल स्ट्राइक करवाया था न्यूक्लियस के साथ, वो आपका पार्टिकल जो है वो एब्जॉर्ब हो गया या कैप्चर कर लिया उसको लेड ने, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ गैमा डीके। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास बहुत सारी किस्म के न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जिसमें लाइटर पार्टिकल स्ट्राइक करते हैं, लाइटर पार्टिकल एमिट होते हैं, और ऐसा भी होता है कि लाइटर पार्टिकल स्ट्राइक करें और हैवियर पार्टिकल जो है वो एमिट हों। ये आगे हम फर्दर जो इसकी कैटेगरीज हैं न्यूक्लियर रिएक्शन की उसमें हम देखेंगे। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह से हो सकता है। अभी ये तो मैंने आपको सिंपल बता दिया कि ये आपकी रिएक्टेंट्स हैं और ये आपके प्रोडक्ट्स हैं।
न्यूक्लियर रिएक्शन होने की दो पॉसिबिलिटीज हैं या दो प्रोसेस हैं जिनके जरिए ये प्रोसीड होता है। नंबर वन, इनकमिंग पार्टिकल हिट्स द टारगेट एंड अ पार्टिकल और अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स मे बी एमिट। अभी जितने भी मैंने आपको रिएक्शन दिखाए हैं ये उसको डिफाइन कर रहा है कि कोई भी इनकमिंग पार्टिकल आएगा वो टारगेट को हिट करेगा तो आपके पास फिर एक पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो एमिट हो सकते हैं। ये फर्स्ट काइंड ऑफ रिएक्शंस हैं जो अभी हमने डिस्कस किए। सेकंड में देखें क्या डिफरेंट है। द इनकमिंग पार्टिकल इज एब्जॉर्ब्ड in the target so that a compound nucleus is formed which then emits a particle or a group of particles। यहाँ पे सीधा सीधा हुआ कि रिएक्टेंट्स थे और प्रोडक्ट्स बन गई फर्स्ट टाइप में। लेकिन सेकंड टाइप वो ये कहता है कि इंसिडेंट पार्टिकल आए, इंसिडेंट पार्टिकल जो है जब आपका स्ट्राइक करेगा तो जो आपका टारगेट है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। जब ये न्यूट्रॉन इस पे फॉल करे, स्ट्राइक करे, तो ये इसको एब्जॉर्ब करके एक कंपाउंड न्यूक्लियस बनाए और उस कंपाउंड न्यूक्लियस से फिर जो है वो डिफरेंट पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो हैं वो एमिट होंगे। ठीक है, अब इन दोनों मेथड में डिफरेंस क्या है देखें। जो फर्स्ट पार्टिकल जो आपका सेकंड केस है इसमें आपका जो इनकमिंग पार्टिकल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो आपका डिसअपेयर हो गया। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट वाला केस है इसमें हम ये कहते हैं कि इन पार्टिकल जो वो हिट करता है, इनकमिंग पार्टिकल जो है वो टारगेट को हिट करता है तो हिट करने के बाद हो सकता है कि वो स्कैटर हो जाए। जैसे आपने जो फर्स्ट रिएक्शन है इसमें देखा है, इनकमिंग पार्टिकल इसको हिट करता है तो इसके बाद भी आपके पास न्यूट्रॉन आ रहा है। इस केस में भी हिट करने के बाद एनर्जी चेंज हो रही है पर आपका जो कोलिजन के बाद भी पार्टिकल न्यूट्रॉन ही एमिट हो रहा है। तो इसका मतलब इनकमिंग पार्टिकल इसमें एग्जिस्ट कर सकता है कोलिजन के बाद भी। बट जो सेकंड कैटेगरी है जिसमें हम कंपाउंड के न्यूक्लियस कहते हैं बनता है तो उसमें आपका इंसिडेंट पार्टिकल एब्जॉर्ब हो जाता है टारगेट में तो आपका वो पार्टिकल डिसअपेयर हो जाता है और उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जो हैं कंपाउंड न्यूक्लियस से कोई भी बन सकती हैं। एक दफ़ा वो डिसअपियर होता है, बाद में फिर मे बी वो दोबारा भी बाहर आ जाए। तो इसको इस रिएक्शन को जो सेकंड फॉर्म है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कि आपका जो इंसिडेंट पार्टिकल है ये टारगेट से कोलिजन करता है और एब्जॉर्ब होके ये सी बनाता है। सी स्टैंड्स फॉर कंपाउंड न्यूक्लियस। तो ये कंपाउंड न्यूक्लियस बनाए और फिर इससे जो है वो आपकी प्रोडक्ट्स बने। ये आपको सी के ऊपर नज़र आ रहा है स्टेरिक साउंड, स्टेरिक सिंबल है। तो ये एक्साइटेड को रिप्रेजेंट करता है कि जो आपका कंपाउंड न्यूक्लियस बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। ठीक है, स्टेरिक जो है वो एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं यहाँ से कंपाउंड न्यूक्लियस बना और ये कंपाउंड न्यूक्लियस फिर अपनी प्रोडक्ट्स में एमिट हो जाता है। तो अगर हम ये कंपाउंड न्यूक्लियस वाली फॉर्मेशन को देखें तो जो सबसे पहला रिएक्शन हमने कंसिडर किया यानी कि जो रदरफोर्ड का रिएक्शन था फिर उसकी फॉर्म जो है वो ये होगी। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के साथ जब अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करेगा तो ये नाइट्रोजन अल्फा पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगा जिससे हमारे पास जो कंपाउंड न्यूक्लियस बनेगा वो फ्लोरीन होगा। अब क्योंकि कंपाउंड न्यूक्लियस हमेशा जो बनता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है तो उसने ग्राउंड स्टेट में आना ही आना है। तो वो जब ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो लाइटर पार्टिकल, एक पार्टिकल या ग्रुप ऑफ पार्टिकल जो है वो एमिट कर सकता है। तो यहाँ पे इसको हम बोलेंगे कि ग्रुप ऑफ पार्टिकल उसने एमिट किया है यानी कि उसने एक प्रोटॉन भी एमिट किया है और ऑक्सीजन का जो है न्यूक्लियाई भी यानी कि आइसोटोप भी उसने एमिट किया है। जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो हमें कुछ चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई भी आके आपका जो रिएक्टेंट है वो हो और कोई भी प्रोडक्ट बन जाए, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जब आपका रिएक्शन होता है तो रिएक्शन की जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कुछ लॉज को ओबे करना होता है जिनको हम कंजर्वेशन लॉज कहते हैं। तो ये कंजर्वेशन लॉज अगर सेटिस्फाई होंगे या फुलफिल होंगे तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन को ओके या करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो पॉसिबल आपके पास कंजर्वेशन लॉ हैं जो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ओबे होने चाहिए वो इन लिस्ट है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द चार्ज कंजर्वेशन,
ठीक है, देखें इसमें इस लॉ को लिखा हुआ है सुमेशन ऑफ जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आपको पता है कि जो आपका न्यूक्लियर रिएक्शन है ये प्योरली न्यूक्लियस का फिनोमिना है। न्यूक्लियर रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन इसलिए बोलते हैं कि ये प्योरली न्यूक्लियस का फिनोमिना है। न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियस से होते हैं और इसका मकसद न्यूक्लियस की कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करना है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका प्रोटॉन है, तो इसलिए हम इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चार्ज नंबर आपका कंजर्व होना चाहिए किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, यानी कि जितना रिएक्टेंट्स के पास चार्ज था या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे उतना ही प्रोडक्ट्स का जो है वो चार्ज होना चाहिए। तो इसमें जो चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट रहना चाहिए। उसके बाद मैस नंबर है, जो मैस आपका रिएक्टेंट्स का है वही मैस आपके प्रोडक्ट्स का होना चाहिए, यानी कि सुमेशन ऑफ द मैस नंबर मस्ट बी कांस्टेंट। इसी तरह टोटल मैस एंड एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि ये जो हमारा मैस एनर्जी रिलेशनशिप है ई प्लस एम सी स्क्वायर, इन दोनों का जो सुमेशन है ये कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर लीनियर मोमेंटम बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन मस्ट बी कंजर्व्ड। इसके बाद एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये ऊपर ये बोला है कि क्योंकि इसमें मैस नंबर जो है वो कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा, तो अगर ये इवन है या ऑड है तो वो कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर अगर रिएक्टेंट्स का इवन है तो प्रोडक्ट्स का भी इवन आएगा, अगर रिएक्टेंट्स का ऑड है तो प्रोडक्ट्स का भी ऑड आएगा। तो अगर ये कांस्टेंट है तो फिर जो भी इससे रेलिवेंट स्टैटिस्टिक्स होगी, इधर वो फर्मी होगी या बोस होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि ये आपका इवन है या ऑड है, तो वो भी उसकी कांस्टेंट होगी। ये सारे जो क्वांटिटीज़ हैं या लाज हैं इनको हम बाद में एक्सप्लेन भी करेंगे। तो कंप्लीट रिएक्शन जो होगा उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक न्यूक्लियर रिएक्शन लिखा हुआ है C612, ठीक है, यानी कि ये आपका कार्बन प्लस ये जो 1H2 है ये आपका ड्यूट्रियम है। जब ये कार्बन पे स्ट्राइक करता है तो ये हमारे पास नाइट्रोजन न्यूक्लियर बनता है, स्टेरिक एक्साइटेड स्टेट में है। तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट्स बनेंगे, देखिए यहाँ पे आपका जो प्रोजेक्टाइल था वो ड्यूट्रियम था, जबकि यहाँ पे आपका जो एमिटेड पार्टिकल बना है वो नाइट्रोजन बना है और साथ में एमिटेड पार्टिकल आपका न्यूट्रॉन है और साथ में आपके नाइट्रोजन का न्यूक्लियर एमिट हुआ है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो जो हमने पहली कंडीशन बोली है कि जी मस्ट बी कंजर्व्ड, यानी कि आपका जी कांस्टेंट होना चाहिए। तो जी यहाँ पे कितना है 6 + 1 7। तो यहाँ पे देखें न्यूट्रॉन में वो 0 + 7, तो ये 7 हो गया। मैस नंबर कितना होना चाहिए, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना है 12 + 2 14, यहाँ भी 14 है। यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन के पास 1 आपका न्यूट्रॉन है, तो 13 + 1 ये हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये मतलब मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ की बात बता रही हूँ कि मतलब इस तरह से आपने कंसिडर करना है कि जो रिएक्शन की के जो लॉज हैं वो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों को ओबे करने हैं, जो हमने ऊपर सारे डिस्कस किए हैं। प्लस क्यू ये रिएक्शन की एनर्जी है। अच्छा, ये रिएक्शन में यहाँ प्लस क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, बट ये हमेशा प्लस नहीं होती। दिस मे बी पॉजिटिव और दिस मे बी नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन ईदर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन और रिलीज्ड इन अ रिएक्शन। ठीक है, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है तो इसमें एनर्जी रिलीज भी हो सकती है और एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एनर्जी रिलीज का तो हमें समझ आता है कि किस तरह से, कि मतलब ये आपका नाइट्रोजन एक्साइटेड स्टेट में है तो एनर्जी इसमें रिलीज होगी होगी जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाता है। जब ये एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में जाता है तो ये प्रोडक्ट्स जो है ये हमें मिलती हैं। तो प्रोडक्ट्स में के साथ जब वो प्रोडक्ट्स एमिट होंगी तो डेफिनेटली इनके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस केस में आप कहते हैं कि आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है और वो रिलीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट एमिट होंगे रिएक्शन में उनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे ये क्यू जो है वो रिलीज होगा। ये क्यू यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि ये कोई अलहदा से एनर्जी रिलीज नहीं होती, बल्कि इनकी काइनेटिक एनर्जी के तौर पे एनर्जी रिलीज होती है। तो क्यू लिखने का मतलब ये है कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई। ठीक है, जिस तरह से एनर्जी रिलीजिंग की हम बात कर रहे हैं इसी तरह से एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है। एब्जॉर्ब में क्या होगा कि जितनी सम टाइम आपके पास जो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल कंसिडर कर लें कि आप ड्यूट्रियम जो है
या इसको ड्यूट्रॉन भी बोलते हैं, इसको आप स्ट्राइक करवा रहे हैं यहाँ पे कार्बन के साथ, तो हो सकता है कि ड्यूट्रॉन के पास इतनी एनर्जी ना हो कि ये इस न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर सके। तो फिर हमें क्या होता है कि एक्सटर्नली वी हैव टू प्रोवाइड ड्यूट्रॉन एन एनर्जी, यानी कि इसको एनर्जी देनी पड़ेगी ड्यूट्रॉन को। तो ये एनर्जी हम इसको खुद से दे रहे हैं, तो इस एनर्जी के साथ जब एक्स्ट्रा एनर्जी इसको देंगे तो फिर ये इसमें एब्जॉर्ब होगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कि क्यू की वैल्यू जो है वो इस केस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। तो किस तरह से हम इसको एनर्जी देते हैं, चार्ज पार्टिकल हैं या आपके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है या ड्यूट्रॉन है, इनको हम एनर्जी एक्सीलरेटर्स में देते हैं। आपके ये न्यूक्लियर 1 के कोर्स में थे, क्योंकि हमने वो बहुत कम कोर्स पढ़ा, तो उसमें एक चैप्टर था एक्सीलरेटर्स का, पार्टिकल एक्सीलरेटर का। उसका काम क्या होता है कि उसमें हम जो चार्ज पार्टिकल हैं उनको एक्सीलरेट करवाते हैं, मूव करवाते हैं। तो जैसे जैसे हम उनको एक्सीलरेट करवाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, वो एनर्जी गेन करते जाते हैं। तो इस तरह से हम उनको एक्सटर्नल वे में, आर्टिफिशियल वे में उनको एनर्जी इंक्रीज करवाते हैं। तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, अगर इनके पास एनर्जी कम हो, इतनी एनर्जी हो ना हो कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन को स्टार्ट कर सकें, तो फिर इनको एक्सीलरेटर के ज़रिए इनको एनर्जी जो है वो दी जाती है, एक्सटर्नल एनर्जी, इतनी एनर्जी कि वो रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो सके। तो इस केस में हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो अपीयर हो रही है एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल। ये जब एनर्जी रिलीज होती है तो किस फॉर्म में होती है, एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो कैसे एब्जॉर्ब होती है, इन द फॉर्म ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। ठीक है, तो ये जो एनर्जी रिलीज भी हो सकती है रिएक्शन में और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में, उसको हम क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है जी, क्यू वैल्यू ऑफ आर न्यूक्लियर रिएक्शन जो है वो उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के डिफरेंट वेज हैं। ये हमने क्यू वैल्यू इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ये इसकी क्यू वैल्यू लिखी हुई है, ये हमने बताना है कि इस रिएक्शन की क्यू वैल्यू जो है वो कितनी है। तो इसके लिए हमें लेट सपोज हम कहते हैं ये हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है इसका जो मैस है वो ma है, जो हमारा टारगेट है उसका जो मैस है वो mx है। अच्छा जी, जो हमारा एमिटेड पार्टिकल है उसका मैस mb है, और जो हमारा एमिटेड न्यूक्लियाई है उसका मैस mv है। ठीक है, आर द मैसेज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, द टारगेट, द एमिटेड पार्टिकल एंड द रेजिडुअल न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। क्यू वैल्यू हमने किस तरह से निकालनी है, क्यू वैल्यू हमारे पास आती है बाय द डिफरेंस ऑफ द मैसेज। ये ऊपर मैंने आपको बताती हूँ डेफिनेशन। क्यू वैल्यू, इसको क्यू वैल्यू भी बोलते हैं और रिएक्शन एनर्जी भी बोलते हैं। क्यू वैल्यू और रिएक्शन एनर्जी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मास ऑफ द इनिशियल पार्टिकल्स एंड द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। तो जनरली मैं कैसे बोलूँगी कि रिएक्टेंट्स का जो टोटल मास है और जो प्रोडक्ट का टोटल मास है उसके डिफरेंस से जो हमारे पास क्यू वैल्यू या रिएक्शन एनर्जी जो है वो आती है। और उसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है, ये आपकी रिएक्टेंट्स की एनर्जी है, एम ए मैस है, एम ए प्लस एम एक्स, और ये जो है वो आपके प्रोडक्ट्स की जो है वो एनर्जी है जी। क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? तो ये हमारी जो है इसकी जो फाइंड आउट करने का, क्यू वैल्यू फाइंड आउट करने का तरीका है। ठीक है, और ये माइनस प्रोडक्ट्स का मैस है मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वेयर। तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के फार्मूला से हम एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सी हमारे पास क्या होता है, सी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और क्यू की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव क्यू वैल्यू मीन्स, जब हम कहते हैं कि पॉजिटिव है तो उसका मतलब ये है कि आपका मैस जो है वो कन्वर्ट हुआ है इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द रिएक्शन, और ये एनर्जी अपेयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द
प्रोडक्ट्स। तो ऐसे रिएक्शंस को हम एक्सॉर्जिक रिएक्शन बोलते हैं या एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सॉर्जिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनमें Q की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो या उसे हम बोलने की एनर्जी जो है वो रिलीज हो, उनको हम एक्सॉर्जिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिनमें Q की जो वैल्यू है वो नेगेटिव हो, मीन के जो एनर्जी जो है वो आपका इंसिडेंट पार्टिकल कैरी करता है और वो स्ट्राइक फिर करता है, तो ऐसे में हम एनर्जी उसको एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं एज अ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनकमिंग पार्टिकल, और वो फिर कन्वर्ट होती है मैस में। तो ऐसे रिएक्शन जो कि एनर्जी जिसमें एब्जॉर्ब होती है उनको हम एंडोर्जिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ Q द रिएक्शन में बी एक्सॉर्जिक और द रिएक्शन में बी एंडोर्जिक। ठीक है। अच्छा जी, एक और मेथड है, जिस तरह से अभी मैंने इसके ऊपर डेफिनेशन बताई है, ये मैस की फॉर्म में अगर आपको मैस पता है तो आप Q की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मेथड है हमारे पास कि मैंने अभी आपको ये कहा कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो लॉ है फुल ओबे होने चाहिए, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ ये वाला है, ये वाला। इसका क्या मतलब होता है, E प्लस एम सी स्क्र इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का मतलब ये है कि सम ऑफ द टोटल एनर्जी, और इसको हम बोलते हैं रेस्ट मैस एनर्जी। एम सी स्क्र को हम रेस्ट मैस एनर्जी बोलते हैं। इन दोनों का जो सम है वो कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रिएक्टेंट्स के लिए E प्लस एम सी स्क्र मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ दीज क्वांटिटीज फॉर प्रोडक्ट्स, यानी कि जो रिएक्टेंट्स के लिए इस पैरामीटर की वैल्यू है वही प्रोडक्ट्स के लिए होनी चाहिए। तो अगर हम इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो ये देखें, ई ए, अब आना क्या था यहाँ पे, ई ए प्लस एम ए सी स्क्र। ठीक है, ई बी प्लस एम बी सी स्क्र। तो दूसरी साइड पे क्या आना था, सॉरी, एम ए, ई ए प्लस एम ए सी स्क्र और एम एक्स प्लस एम एक्स सी स्क्र प्लस ई एक्स। ठीक है, तो ये आपके रिएक्टेंट्स होने थे। दूसरी साइड पे आपके पास ई बी एम बी सी स्क्र प्लस ई वाई प्लस एम वाई सी स्क्र, यानी कि अगर आपने उसको उस फॉर्म में लिखना था, लेकिन आपको यहाँ पे कहीं ई जो है वो एम ई एक्स नज़र नहीं आ रहा, एम एक्स सी स्क्र तो नज़र आ रहा है, ठीक है, और एम ए सी स्क्र भी नज़र आ रहा है, ई ए भी नज़र आ रहा है, लेकिन आपको ई एक्स नज़र नहीं आ रहा, यानी कि ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है काइनेटिक एनर्जी को। तो ई एक्स जब हम कहेंगे तो वो किसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो आपके टारगेट न्यूक्लियर की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि जब भी कोई रिएक्शन हो तो उसमें हम टारगेट को फिक्स कंसिडर करते हैं कि वो एट रेस्ट है, इनकमिंग पार्टिकल आके उससे स्ट्राइक करता है। तो जब आपका टारगेट एट रेस्ट होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो होगी, इसलिए आपको यहाँ पे ई एक्स वाली टर्म जो है वो नज़र नहीं आ रहेगी। तो आप बाई हैंड इसको सॉल्व करके देख लें। इस इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लिखें, यानी कि ई प्लस एम सी स्क्र रिएक्टेंट्स का और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट्स का लिख के, उसके बाद ये नेक्स्ट स्टेप है जिसमें उसने इसको सिंप्लीफाई करके लिखा है। ठीक है, इसमें आप क्या करें, ई वाली टर्म एक साइड पे लिख लें और एम वाली टर्म दूसरी साइड पे कर लें। तो ये ई वाली सारी टर्म एक साइड पे आ गई, एम वाली सारी टर्म जो है वो दूसरी साइड पे आ गई। तो अभी हमने क्यू को मैथ्स की फॉर्म में एक्सप्लेन किया था इस तरह से, क्यू जो है उसको मैथ्स की फॉर्म में हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया था। तो ये सारी जो साइड है आपकी ये किसके इक्वल आ गई, क्यू के। तो क्यू इज इक्वल टू ई बी प्लस ई वाई माइनस ई ए। तो ये एक और मेथड है क्यू वैल्यू को फाइंड आउट करने का, कि या आप इसको मैथ्स की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं या आप इसको काइनेटिक एनर्जीज की फॉर्म में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, क्यू वैल्यू फाइंड करने का मेथड बाय यूजिंग द काइनेटिक एनर्जीज। ठीक है, तो एक तो मेथड हो गया कि मैसेज के ज़रिए इसको कैलकुलेट कर लें, दूसरा मेथड ये है कि आप इसको काइनेटिक एनर्जी के ज़रिए कैलकुलेट कर लें, और तीसरा मेथड जो है वो ये है कि आप मैथ डिफेक्ट के ज़रिए इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको पता है कि मैथ डिफेक्ट, जिसको आप डेल्टा एम भी कहते हैं या सिंपल आप डेल्टा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैथ डिफेक्ट किसके इक्वल होता है, एम माइनस ए के, जिसमें कैपिटल एम जो होता है वो एक्चुअल मैथ होता है और ए जो होता है वो मैथ नंबर होता है। तो इनके जो डिफरेंस है हमारे पास बचता है मैथ, उसको हम मैथ डिफेक्ट कहते हैं। तो अगर आपने इन टर्म्स ऑफ डिफेक्ट, मैथ डिफेक्ट जो है वो इसको कैलकुलेट करना है, तो जो क्यू वैल्यू होगी
वो ये बनेगी आपके पास डेल्टा ए, यानी कि ए का मैस प्लस जो आपका जो टारगेट है उसका मैस डिफेक्ट प्लस अच्छा माइनस इसमें से आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका मैस डिफेक्ट, ये मैस डिफेक्ट है उनका मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। तो मैस की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और मैस डिफेक्ट की फॉर्म में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चौथी फॉर्म जो है वो ये है कि आप इसको बाइंडिंग एनर्जी की फॉर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बाइंडिंग एनर्जी आपको आपने न्यूक्लियर 1 में पढ़ा हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट करने का फार्मूला। तो बाइंडिंग एनर्जी के फार्मूले से भी हम क्यू वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपको पता है बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ZMP आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मल्टीप्लाई बाय द मास ऑफ न्यूट्रॉन्स और जो आपका टोटल मास है। तो यहाँ से आपके पास बी का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जब आप क्यू वैल्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो ये इस तरह से आएगा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एमिटेड पार्टिकल, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द एमिटेड न्यूक्लियाई माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये देखें वेयर बी ए बी एक्स बी बी एंड बी वाई आर द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल्स, टारगेट न्यूक्लियाई, एमिटेड पार्टिकल्स एंड रेजिड्यू न्यूक्लियस रिस्पेक्टिवली। तो ये आपके पास 4 मेथड हैं क्यू वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि डिपेंड करता है कि अगर आपको कहा जाए कि आपने क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है तो आपके पास डाटा कौन सा गिवन है, आपको मैसेज दिए गए हैं या आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई है या आपको बाइंडिंग एनर्जी दी गई है। जो डाटा अवेलेबल